हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डीएलएड 4th सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन देखेंगे और ये है आपका क्लास नंबर 2, जिसमें हम लोग देखेंगे आज अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है 1857 का स्वाधीनता संग्राम एवं सुधार आंदोलन। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हम लोग शुरू कर रहे हैं आपका एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन। और क्लास नंबर 1 में हम लोगों ने देखा था इसके सिलेबस के विषय में, और आज है आपका क्लास नंबर 2। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं अध्याय 1 से। दोस्तों, यहाँ पर देखिए 1857 के स्वाधीनता संग्राम के विषय में है पहले चैप्टर में। तो सबसे पहले जानते हैं कि 1857 ईस्वी का स्वाधीनता संग्राम है क्या। दोस्तों, भारत से अंग्रेजों के शासन को हटाने का पहला संगठित प्रयास 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के रूप में सामने आया। यानी कि जो अंग्रेज थे हमारे देश में, जो शासन कर रहे थे, कहीं ना कहीं हमारे देश की जनता उनसे पीड़ित थी और एक तरह से उनको अपने देश से निकालने का ये एक पहला प्रयास था। क्लियर। तो दोस्तों, आगे हम देखें, यहाँ देखिए विभिन्न इतिहासकारों ने 1857 की क्रांति के संबंध में अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। कुछ इतिहासकार इसे एक सैनिक विद्रोह मानते हैं, तो कुछ इसे ईसाइयों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र मानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है 1857 ईस्वी की क्रांति के विषय में। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ इतिहासकार के अकॉर्डिंग, उसके बाद हम देखेंगे इसके प्रमुख कारण क्या क्या थे। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर बिपिन चंद्र के अनुसार, दोस्तों इनके अकॉर्डिंग क्या है कि 1857 का विद्रोह शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। तो दोस्तों, इनका क्या कहना था कि जो 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था, वो हमारा जो देश है, हमारा जो अपना राष्ट्र है, इसको अंग्रेजों से मुक्त कराने का अपना देशभक्तिपूर्ण तरीके से एक प्रयास था, जिससे कि देश उनके चंगुल से आज़ाद हो पाए। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए वीर सावरकर के अनुसार यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम था। यानी कि हमारा जो देश है, इसमें लोगों का एकजुट होना, एक राष्ट्र के रूप में सामने आना कि किस तरह से हमें अंग्रेजों को अपने देश से भगाना है, उसके लिए एक प्रथम प्रयास था, उसे जिसे हम कहते हैं प्रथम संग्राम। तो आगे हम देखें इसमें LR रीच के अनुसार, तो दोस्तों इनका क्या कहना है, चलिए देखते हैं। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध षड्यंत्र था। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए इनका क्या कहना है कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक षड्यंत्र था। जैसा कि आप जानते हैं कि जो अंग्रेज थे वो ईसाई धर्म से संबंधित थे, तो कहीं ना कहीं जो हमारे देश में अपने यहाँ जो भी धर्म थे, वो कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा था कि ये जो है हमारे धर्म पर एक आघात है। कहीं ना कहीं जो अगर ईसाइयों का प्रचार प्रसार होगा भारत में, तो वो कहीं ना कहीं हमारे देश के धार्मिक रीति रिवाज से लेकर के धर्म पर बहुत ही बड़ा खतरा है। तो इसलिए भी ये संग्राम होता है। तो यहाँ पर आगे हम देखें 1857 के विद्रोह के क्या क्या कारण थे। दोस्तों, यहाँ पर देखिए अलग अलग तरह के कारण हमें देखने को मिलेंगे, जहाँ पर हमें राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक अलग अलग तरह के कारण देखने को मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों, जो ये 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी, उसमें केवल एक कारण नहीं था, उसमें हर तरफ से लोग असंतुष्ट थे अंग्रेजों से, इस वजह से एक क्रांति का रूप लेता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए 1857 के विद्रोह के कई कारण थे, और इन कारणों में राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सैनिक कारण को मुख्य स्थान दिया जाता है। क्लियर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या राजनैतिक कारण थे, किन कारणों से 1857 ईस्वी की क्रांति प्रारंभ हुई। तो दोस्तों, सबसे पहले राजनीतिक कारण जानते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पर पहला कारण क्या है कि राज्यों को हड़पने की नीति लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों, जो लॉर्ड डलहौजी था, वो अपने अलग अलग नीतियों के माध्यम से राज्य हड़प नीति अपना रहा था, जिसकी वजह से जो देश के अलग अलग हिस्सों के राजा थे, वो उससे असंतुष्ट हो रहे थे। और इस नीति के अनुसार क्या था कि संतानहीन भारतीय राजाओं पर राज्य का उत्तराधिकारी निषेध तथा गोद निषेध नियम लागू करके उनके राज्यों को हड़प लिया गया। तो दोस्तों, इस नियम में क्या था, जो राज्य हड़पने की नीति, तो जो भी भारतीय राजा थे, अगर उनके पास स्वयं का पुत्र नहीं था, अगर वो कहीं से भी गोद ले रहे थे, तो वो गोद जो
बालक होता था वो निषेध माना गया था एक तरह से। यहाँ पर गोद लेना अंग्रेज शासन के अनुसार निषेध था, जिसकी वजह से वो जो राजा का साम्राज्य था वो अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जा रहा था। परिणाम यह हुआ कि देसी राजाओं में अत्यधिक असंतोष व्याप्त हो गया, यानी कि जो भी राजा जिनके पास जो निसंतान थे वो राजा इससे असंतुष्ट हो गए। यह 1857 ईस्वी की क्रांति का एक मुख्य कारण बना। क्लियर। तो दोस्तों दूसरा हम जाने, दूसरा है कि यहाँ पर पेंशन और उपाधियों की समाप्ति, लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों दूसरे में क्या था, पहले में हमने देखा कि किस तरह से राज्य हड़प की नीति डलहौजी ने अपनाई, और दूसरा दोस्तों जो भी पेंशनधारी थे और जो भी उपाधिधारी थे उनकी उपाधियों को इसने समाप्त कर दिया। और इस नीति के द्वारा नाना साहब और पेशवा बाजीराव की पेंशन समाप्त कर दी गई थी, जो कहीं ना कहीं अंग्रेजों से असंतुष्ट हो गए थे कि जो प्रथा पहले से चली आ रही थी उस पर ये लोग कुठाराघात कर रहे थे, जिसकी वजह से ही जो भारतीय थे वो एकजुट होकर के एक क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध लाते हैं। अब यहाँ पर हम देखें नंबर 3 पर है कुशासन के आधार पर। इस नीति के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन को आधार बनाकर अवध के नवाब वाजिद अली शाह तथा हैदराबाद के निजाम के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उनके राज्यों को हड़प लिया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कुशासन के आधार पर किस तरह से जो अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे और हैदराबाद के जो निजाम थे इनके विरुद्ध इसने क्या कर दिया कि कुशासन का आरोप इनके ऊपर लगा दिया कि ये लोग जो शासन कर रहे हैं वो सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, और इस वजह से इनका जो राज्य था ये अपने राज्य में मिला रहा है। तो जिसकी वजह से ये भी इससे असंतुष्ट हो गए थे, और ये भी एक कारण बना, ये भी एक राजनीतिक कारण बना 1857 ईस्वी की क्रांति का। क्लियर। अब हम देखते हैं नंबर 4 पर है अंग्रेजी शासन के प्रति अविश्वास। दोस्तों भारतीयों द्वारा अंग्रेजी अधिकारी कभी भी विश्वास के पात्र ना बन पाए, वे उनके लिए सदैव विदेशी ही रहे। दोस्तों यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो अंग्रेज शासक थे यानी कि जो अंग्रेज अधिकारी थे वो कहीं ना कहीं अपने व्यवहार की वजह से और अपने जो भी उनके वादे थे वो उसका मिसयूज कर रहे थे, यानी कि जो भी उनका पोस्ट था उसका वो मिसयूज कर रहे थे। इसकी वजह से कहीं ना कहीं वो भारतीयों के विश्वास पात्र नहीं बन पाए, और यही रीजन था कि जो 1857 की क्रांति हुई उसमें अंग्रेजी शासन के प्रति अविश्वास फैल चुका था। क्लियर। आगे हम देखें दोस्तों, यहाँ पर हमने पहला कारण देखा राजनैतिक कारण, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि राज्य हड़प की नीति और अंग्रेजी शासन के प्रति अविश्वास, कुशासन के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने क्या क्या किया, और पेंशन और उपाधियों को भी इसने समाप्त कर दिया। तो ये सारे राजनीतिक कारण थे जिसकी वजह से ही 1857 ईस्वी की क्रांति हुई। क्लियर। तो दोस्तों आगे हम चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो राजनीतिक कारण थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जो प्रजा को संचालित करते हैं वो वही अगर दुखी रहेंगे तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा विद्रोह सामने आता है। तो यहाँ पर चाहे वो पेशवा हो या फिर नाना साहब हो या फिर हम इसके पहले हम लोगों ने देखा था निजाम और अवध के नवाब वाजिद अली शाह, तो ये सब असंतुष्ट थे अंग्रेजों से, जिसकी वजह से अंग्रेजों को ये अपना दुश्मन मानने लगे थे। क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं आर्थिक कारण। दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था। आर्थिक कारण क्या था? दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था। जो भूमि व्यवस्था की गई थी वो उसमें बहुत सारे दोष थे। जमींदारों को अंग्रेजों ने भूमि का अस्थायी रूप से स्वामी बना दिया था और इसके परिणाम स्वरूप किसानों से मनमाना भू राजस्व कर वसूलने लगे। तो दोस्तों जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने जो भू राजस्व था उसको वसूल करने का अधिकार दिया था जमींदारों को, और जमींदार अपने आप को उस भूमि का स्वामी समझने लगे थे और जो भी किसान फसल उपजाते थे उसका वो अधिक से अधिक मनमाने ढंग से लगान वसूल रहे थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो किसान थे वो भी असंतुष्ट हो गए थे। क्लियर। यहाँ पर देखिए, और ये इसका कारण क्या था? जो दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था थी, यानी कि जो भूमि की व्यवस्था की गई थी कि यहाँ पे जमींदार उसका मालिक होगा, तो ये सारा कहीं ना कहीं 1857 ईस्वी की क्रांति का एक कारण बनता है। आर्थिक कारण होता है जिसमें कि किसानों के पास इतना अधिक ये लोग लगान वसूलते थे कि किसानों के पास खाने के लिए भी अनाज नहीं बचता था। तो एक तरह से ये उनके असंतुष्ट होने का बहुत बड़ा कारण था। तो दोस्तों अब हम देखते हैं नंबर 2 पर है बेरोजगारी की समस्या। तो बेरोजगारी की समस्या किस तरह से आती है?
दोस्तों जब विदेशी माल भारत में आने लगा तब भारतीय माल की बिक्री बंद हो गई और इससे जो कुटीर उद्योग थे वो नष्ट होने लगे और लोगों में बेकारी व बेरोजगारी की समस्या व्याप्त हो गई। दोस्तों जैसा कि हमारे देश में जो कच्चा माल था उससे ही जो सामान थे वो बनाए जा रहे थे, लेकिन जब अंग्रेज भारत में आए तो वो भारत से कच्चा माल खरीद करके अपने देश ले जाते थे और वहाँ से वस्तुओं को बनाकर लाते और यहाँ पर ऊंचे दाम में बेचते थे। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक असंतुष्ट होने की भावना आई कि कहीं ये हमारे देश में ही सामान खरीद करके और अपने देश ले जा करके वही चीज़ें, हमारे ही देश की चीज़ों को हमसे अधिक से अधिक दामों में ले रहे हैं। तो और दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि जब विदेशी सामान भारत में आने लगे तो जो भारतीय लोग थे जो व्यवसाय कर रहे थे वो कहीं ना कहीं बेरोजगार हो गए और इसकी वजह से भी 1857 ईस्वी की क्रांति का ये एक आर्थिक कारण बना। क्लियर? तो दोस्तों हम लोगों ने देखा राजनीतिक कारण और आर्थिक कारण। अब हम देखेंगे धार्मिक कारण। यहाँ पर देखिए धार्मिक कारण में पहला है ईसाई धर्म का प्रचार। अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को ईसाई बनाने के लिए प्रेरित किया। जिन लोगों द्वारा ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया जाता था उन्हें सरकार की तरफ से आर्थिक सुविधाएं दी जाती थी तथा उन्हें नौकरी भी आसानी से मिल जाती थी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये भारतीय जनता में एक तरह से हम कह सकते हैं फूट डालो राज करो वाला जो इन लोग का कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल साफ था कि यहाँ पर वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता में लालच देते थे कि अगर तुम हमारे धर्म को अपनाते हो, ईसाई धर्म को अपनाते हो, तो हम तुम्हें अच्छी नौकरी देंगे, अच्छी सुविधाएं देंगे, जिसकी वजह से लोग लालायित हो रहे थे इनके तरफ। और कहीं ना कहीं ये जो भी लोग ईसाई धर्म को अपना रहे थे वो जो नहीं अपना रहे थे वो इससे असंतुष्ट हो रहे थे कि ये लोग हमारे धर्म को तोड़ने का काम कर रहे हैं। क्लियर? तो ये भी एक धार्मिक कारण बना 1857 ईस्वी की क्रांति का। क्लियर? यहाँ पर देखिए नंबर 2 है जातिवाद की उपेक्षा। दोस्तों अंग्रेजों द्वारा जब रेलवे की सुविधा का आरंभ किया गया तब भारतीय लोगों ने इसे अपने धर्म में हस्तक्षेप समझा, क्योंकि उनमें सभी जातियों के लोग एक साथ बैठते थे। इससे भारतीयों ने अपने जातिवाद की उपेक्षा मानी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ध्यान से कि जो अंग्रेज थे जब उन्होंने 1853 ईस्वी में भारत में रेलगाड़ी चलवाई तो कहीं ना कहीं लोगों को सुविधा तो हो गई, लेकिन उसकी वजह से जो भारत में जातिवाद था, जहाँ पर लोग ऊंच नीच का जो भेदभाव था एक तरह से कह सकते हैं, जहाँ पर अलग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से संबंधित जो भी अलग अलग जातियाँ थी, अब वो सारी जातियाँ एक साथ एक ही डिब्बे में सफ़र करने लगी। तो कहीं ना कहीं जो भारतीयों में एक जातिवाद था उनकी उपेक्षा उन लोगों ने माना और ये भी एक जातिवाद की उपेक्षा भी एक कारण बना 1857 ईस्वी की क्रांति का। तो दोस्तों आगे हम देखें नंबर 3 पर है चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण कारण था 1857 ईस्वी की क्रांति का, क्योंकि यहीं से ही शुरुआत हुई 1857 ईस्वी की क्रांति की। दोस्तों अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को, जो भी अंग्रेज की सेना में यानी कि अंग्रेजों की सेना में जो भी भारतीय सैनिक थे उनको उन लोगों ने क्या दिया कि जो राइफल होते थे जिसमें जो कारतूस लगे होते थे उन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का इन लोगों ने प्रयोग किया, जिसकी वजह से हमारा जो देश था उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म से संबंधित सैनिक अंग्रेजी सेना में थे। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा आघात था धर्म पर, बहुत बड़ा चोट था धर्म पर, जिसकी वजह से बैरकपुर की छावनी में मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया था और यहीं से शुरुआत होती है 1857 ईस्वी की क्रांति की। ये चर्बी युक्त कारतूस ही सबसे बड़ा कारण बना 1857 ईस्वी की क्रांति का। क्लियर? तो चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए नंबर 4 पर है गोद निषेध नीति। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया, यानी कि जो भी शासक थे जिनके पास संतान नहीं थी वो गोद ले लेते थे किसी भी बच्चे को जिसको वो अपना उत्तराधिकारी मानते थे। तो ये जो डलहौजी था इसने ये गोद लेने की जो प्रथा थी उसको निषेध कर दिया।
इसके परिणाम स्वरूप भारतीयों की धार्मिक भावनाओं को भी आघात हुआ और जिसकी वजह से ये भी एक कारण बन जाता है 1857 ईस्वी की क्रांति का। आगे हम देखते हैं दोस्तों सामाजिक कारण। इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या देखा, राजनैतिक कारण देखा, आर्थिक कारण देखा और धार्मिक कारण देखा। अब हम देखेंगे सामाजिक कारण क्या थे। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो अंग्रेज थे वो कहीं ना कहीं एक विदेशी थे और वो हमारे देश में आकर के शासन कर रहे थे। तो और दूसरी बात है, यहाँ पर वो हमारे देश के लोगों से भेदभाव रखते थे। तो इस वजह से भी लोगों के मन में एक आक्रोश की भावना थी कि हमें उन्हें अपने देश से निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहला कारण क्या है, सामाजिक कारण की अगर हम बात करें तो भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार। भारतीयों को अंग्रेज हमेशा हीन भावना से देखते थे। उन्हें जब भी अवसर प्राप्त होता था तो वो भारतीयों के लिए अपमानजनक शब्दों का भी प्रयोग करते थे, यानी कि वो उन्हें हमेशा हीन भावना के साथ साथ उनका इंसल्ट करने में भी पीछे नहीं रहते थे। तो ये सारा एक कारण था, सामाजिक कारण जिसको हम कहेंगे। अब आगे हम देखें दोस्तों, यहाँ पर देखिए नंबर 2 पर है सती प्रथा पर रोक। दोस्तों 1829 ईस्वी में जब सती प्रथा पर रोक लगा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं जो हमारे देश की परंपरा चली आ रही थी उस पर इन्होंने आघात किया, उस पर इन्होंने चोट किया, जिसकी वजह से जो देश के लोग थे वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट हो गए थे। तो दोस्तों अंग्रेजों ने सती प्रथा पर रोक लगा दी थी, जिससे भारतीयों में असंतोष की भावना व्याप्त हो गई थी। क्लियर। तो ये भी एक कारण था और ये किस तरह का कारण था, एक सामाजिक कारण था। जो भी समाज में परंपराएं थी कि किसी भी स्त्री के पति के डेथ के बाद वो भी उसके साथ बैठ जाती थी, दाह संस्कार होता था, यानी कि सौदाह के साथ मर जाती थी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब इस तरह के प्रथा पर रोक लगा दिया जाता है तो लोगों में असंतोष फैल जाता है कि जो हमारे यहाँ की परंपरा थी उसको इन लोगों ने रोक दिया। क्लियर। अब हम चलिए देखते हैं नंबर 3 पर है बाल विवाह पर रोक। अंग्रेजों ने बाल विवाह को गलत करार देते हुए इस पर रोक लगा दी थी। इससे भारतीय लोग असंतुष्ट हो गए थे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, बाल विवाह पर भी इन लोगों ने रोक लगा थी, यानी कि जो हमारे देश में प्रथा और परंपरा चली आ रही थी उसको इन लोगों ने रोका, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अंग्रेज दोषी हो गए थे, यानी कि अंग्रेजों से भारतीय जनता असंतुष्ट हो गई थी। दोस्तों देखिए, आज के समय में अगर हम देखें तो जो चाहे वो सती प्रथा पर रोक हो या फिर बाल विवाह पर रोक हो, ये आज के दृष्टिकोण से तो हमें अच्छी लगती है, लेकिन उस समय के हिसाब से अगर आप सोचिए कि जिस समय हमारे देश की एक प्रथा थी कि यहाँ पर बाल विवाह होगा, सती प्रथा भी समाज में रहेगी, तो एक तरह से ये सारी चीज़ें लोगों को तुरंत एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। एक तरह से हम कह सकते हैं लोग इससे अपनी प्रथा को रुकते हुए नहीं देखना चाह रहे थे कि जो प्रथा अभी तक चली आ रही थी उस पर इन्होंने रोक लगा दी थी। क्लियर। तो ये एक सामाजिक कारण बना, बाल विवाह हुआ या फिर सती प्रथा पर रोक, ये सब एक सामाजिक कारण हुए कि इन सारे जो भी प्रथाएं चली आ रही थी उन पर रोक लगा दिया था अंग्रेजों ने। तो दोस्तों अब हम देखेंगे 5वां कारण। 5 है सैन्य कारण। भारतीय सैनिक भारत में कुल ब्रिटिश सैनिकों के 7 से 8 थे। ये सैनिक भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग भी थे। तो दोस्तों ब्रिटिश दमनकारी नीतियों के दुष्परिणाम उन पर भी पड़ा, तो सैनिकों को इसके अतिरिक्त कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो भारतीय सैनिक थे उनसे उपेक्षा का भाव रखा जाता था, उनसे चाहे वो उतना ही कार्य करें जितना कि एक अंग्रेज अधिकारी कर रहा है, जितना कि एक अंग्रेज सैनिक कर रहा है, लेकिन उन्हें वो वेतन, वो भत्ते, वो मान, वो सम्मान, वो रुतबा नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से भी जो भारतीय सैनिक थे वो असंतुष्ट थे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सैन्य कारण में हम लोग देखेंगे पहला कारण है यहाँ पे देखिए, ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में कम वेतन, भत्ता तथा प्रोन्नति के सभी अवसर उनके लिए बंद थे। तो जो भी ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में जो भी भारतीय सैनिक थे वो कहीं ना कहीं ना ही उनका प्रमोशन हो रहा था, ना ही उन्हें समान अवसर दिए जा रहे थे और ना ही उन्हें उतना वेतन मिलता था जितना कि अंग्रेजों को मिलता था, यानी जो अंग्रेजी सैनिक थे उनको मिलता था। तो ये सारे कारण भी थे, जो हमारे भारतीय सैनिक थे वो अंग्रेजों से असंतुष्ट थे। दूसरा देखिए, सभी उच्च पद पर
ब्रिटिशों के आरक्षित सीटें थी, यानी कि जो भी अंग्रेज थे वो उच्च पद पर नियुक्त होते थे अपेक्षाकृत भारतीय सैनिकों के, यानी कि जो भारतीय थे वो ना ही उनका प्रमोशन होता था और ना ही उन्हें जो भी शासन का जो उच्च पद होता था, यानी कि जो अधिकारी पोस्ट होती थी वो भारतीयों को नहीं दी जाती थी, भले ही वो योग्य हों। क्लियर। यहाँ पर देखिए नंबर तीसरा क्या था, हिंदू सैनिक समुद्री यात्रा का विरोध करते थे, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि समुद्र यात्रा से उनके धर्म द्वारा उन्हें बहिष्कृत कर दिया जाता था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो भारतीय सैनिक हिंदू सैनिक थे उस समय ये प्रथा थी कि जो समुद्र की यात्रा कर लेगा वो कहीं ना कहीं धर्म से बहिष्कृत माना जाएगा, कि लोग समुद्र की यात्रा करने से कतराते थे और ये लोग कहीं ना कहीं भारतीय सैनिकों को समुद्र की यात्रा पर भेजना या किसी भी तरह के ऑपरेशन पर भेजना, जिसकी वजह से भारतीय जो सैनिक थे वो असंतुष्ट हो गए थे। क्लियर। आगे हम देखते हैं दोस्तों नंबर 6, जो कि तात्कालिक कारण था। कि पहले हम लोगों ने देखा कि जो भी राजनैतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण थे वो सब इकट्ठा कहीं ना कहीं तात्कालिक कारण के रूप में सामने आते हैं। जब यहाँ पर हम आगे देखेंगे तो हमें और अच्छे से क्लियर होगा कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष लंबे समय से भारतीयों के बीच बढ़ रहा था। विद्रोह के लिए केवल एक चिंगारी की आवश्यकता थी, यानी कि पूरे देश की जनता में उनके प्रति एक आक्रोश था, उसको एक चिंगारी की जरूरत थी कि जिससे पूरे देश में क्रांति फैल जाती। तो दोस्तों वो चिंगारी आई नई राइफल के कारतूस के रूप में, और कारतूस को राइफल में लोड किए जाने से पूर्व जो कारतूस था उस पर एक कवर लगा रहता था जिसको मुंह से काटकर हटाना पड़ता था। तो कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग भी किया गया था और इन कारतूसों के प्रयोग को 34वीं रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे ने इनकार कर दिया, यानी कि जो भी कारतूस लगा था गाय और सूअर का, तो इसमें एक बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे नाम के सैनिक थे जिन्होंने इसे प्रयोग करने से इनकार कर दिया। उसके बाद उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाया जाता है और उनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया। और इस तरह से विद्रोह अलग अलग स्थानों पर भी बढ़ता, आगे चल के मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, इलाहाबाद और जगदीशपुर जैसे जगहों पर विद्रोह बढ़ता है और वहाँ पर अलग अलग लोगों के द्वारा इसका नेतृत्व भी किया जाता है। तो एक तरह से जो 1857 की क्रांति थी वो धीरे धीरे पूरे देश में फैल जाती है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने केवल इसका कारण पढ़ा, आगे हम लोग देखेंगे कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थी। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो विद्रोह था उस 1857 ईस्वी की क्रांति का, उसके क्या क्या कारण थे, जिसमें हम लोगों ने राजनीतिक कारण देखा, सामाजिक कारण देखा, आर्थिक कारण देखा, धार्मिक कारण देखा और उसके बाद तात्कालिक कारण भी देखा। तो इस तरह से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांति थी दोस्तों और देश की पहली क्रांति थी जिसकी वजह से लोगों में जागरूकता आई, जो कि देश को स्वतंत्र कराने में लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। तो आशा करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन और देनी है कि टारगेट यूपी टेट सी टेट रेनू मैम के चैनल पर आपको 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। और दोस्तों टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप के माध्यम से भी आप जब हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो वहाँ पर आप उस ऐप में जाकर फ्री टेस्ट दे पाएंगे इस चैप्टर का, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत हुई है। तो दोस्तों आप प्ले स्टोर से टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे कि आपको टेस्ट के माध्यम से अपने आप को आंकने का मौका मिलेगा। और एक दिन जरूर इस टेस्ट के विषय में हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे, जो भी टेस्ट आप देंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। दोस्तों जहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आया होगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए। दोस्तों अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।